इससे पहले भी सारी चीज़ें जगजाहिर हो चुकी हैं, लेकिन इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मौन साधे रखा है, लगातार चुप्पी साधी रखी है। स्मृति ईरानी जो कि मौन ईरानी बन चुकी हैं, अनुराग ठाकुर जो कि गोली मारू ठाकुर हैं, ये सब मेरा देश, हमारा देश, हम सबका देश, हमारी बहनों का, भाइयों का देश ये देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके हिंदुस्तान के हर वर्ग को टारगेट किया। पहले किसानों को टारगेट किया, फिर जवानों को टारगेट किया, फिर किसानों पहलवानों को टारगेट किया। एक एक करके वो हर वर्ग को टारगेट करते गए और जिस वर्ग ने अपनी आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ को कुचलने का काम किया। जिस वर्ग ने पहल की न्याय मांगने के लिए उसको अन्यायी घोषित कर दिया गया, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। ये सब यह देश देख रहा है और 2024 में इस चीज़ का जवाब देने के लिए पूरा देश एक मत के साथ, एक स्वर के साथ खड़ा होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये बात नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। ये सरकार से पहले भी सारी चीज़ें जगजाहिर हो चुकी हैं, लेकिन इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मौन साधे रखा है, लगातार चुप्पी साधी रखी है। स्मृति ईरानी जो कि मौन ईरानी बन चुकी हैं, अनुराग ठाकुर जो कि गोली मारू ठाकुर हैं, ये सब हर हकीकत को जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हकीकत को जानते हैं कि ब्रजभूषण क्या है, ब्रजभूषण का चरित्र क्या है, ब्रजभूषण के संस्कार क्या हैं। और ये सिर्फ अभी जगजाहिर नहीं हुआ है, ये बीते कई सालों में ब्रजभूषण के राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ उनका आपराधिक इतिहास बताता है कि ब्रजभूषण क्या क्या कर चुका है, ब्रजभूषण क्या क्या कर सकता है और अभी भी इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए, हमारी बेटियों को दबाने के लिए, बहनों को दबाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। चार्जशीट आने के बाद ये साफ दर्शाता है कि ब्रजभूषण पे लगाए गए आरोप बिल्कुल सत्य हैं, उसमें लेस मात्र भी असत्य नहीं है। यौन उत्पीड़न करना, पीछा करना, डराना धमकाना, ये सब उस चार्जशीट को जगजाहिर होने के बाद में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में है। क्या इतना सब कुछ आने के बाद सजा का प्रावधान बनता है? क्या सरकार सजा के लिए कोई पहल करेगी? क्या किसी भी तरीके से कोई कदम उठाएगी जिससे इस देश की महिलाओं को न्याय मिल सके, इस देश की लाखों बेटियों को न्याय मिल सके, हमारी पहलवान बेटियों को न्याय मिल सके? आपको बता दूं कि पहली कमेटी, ओवरसाइट कमेटी 6 सदस्यों की जनवरी में बनी थी, जिसकी अनदेखी की गई। उसके बाद फरवरी में सरकार के द्वारा एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जो कि किसकी अध्यक्षता में बनी? इस देश की सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी मैरी कॉम की अध्यक्षता में बने, जिसमें भी 6 सदस्य थे। जब वहां हमारी बेटियों ने अपने बयान दर्ज कराए, उसके आधार पर जांच पड़ताल चली। जांच पड़ताल चलने के बाद जब अप्रैल में इस कमेटी ने अपनी ही रिपोर्ट को जब सौंपा तो उस पर चुप्पी साध ली। क्यों? ब्रजभूषण को बचाने के लिए। अब जब चार्जशीट निकल करके बाहर आई है, पुलिस की चार्जशीट निकल करके जब बाहर आई है, तब सारा मामला स्पष्ट हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई इस पे एक्शन लेंगे? मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जिस आरोपी को बचाने के लिए शुरू से जांच ब्रजभूषण पे होनी चाहिए थी, लेकिन जांच पहलवान खिलाड़ियों पर हुई। जांच पड़ताल बहुत करीबी से, बहुत गहराई से ब्रजभूषण को कटघरे में रख करके करनी चाहिए थी, गिरफ्तार करके करनी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तार करने का काम पहलवान बेटियों को किया गया, प्रताड़ित करने का काम पहलवान बेटियों को किया गया। और उसके चलते हमारी एक बहन ने अपने बयान बदलने पर मजबूर हुई, उसको इतना डराया और धमकाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अभी भी चार्जशीट बाहर आने के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इस पर कोई पहल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो पहलवान बेटियों के खिलाफ हैं, देश की महिलाओं के खिलाफ हैं, वो नारी शक्ति सशक्तिकरण के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री का मौन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए, क्योंकि ये देश देख रहा है कि किस तरीके से हमारी बहनों को 36 दिनों तक जंतर मंतर की सड़कों पर रोना पड़ा बैठ करके, अपने मेडल्स को लेकर गंगा की ओर जाना पड़ा बहाने के लिए, लेकिन फिर भी ये सरकार मौन रही। आज तो सब जगजाहिर हो गया है। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला नहीं लिया, इसका मतलब ये साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुत कमज़ोर है। और ख़ासकर तब और कमज़ोर हो जाता है जब न्याय और अन्याय के बीच, शोषण, अत्याचार, ईमानदार और बेईमान के बीच फैसले लेने की बात होती है, तब प्रधानमंत्री, मेरा देश,
हमारा देश, हम सबका देश, हमारी बहनों का, भाइयों का देश ये देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके हिंदुस्तान के हर वर्ग को टारगेट किया। पहले किसानों को टारगेट किया, फिर जवानों को टारगेट किया, फिर किसानों पहलवानों को टारगेट किया। एक एक करके वो हर वर्ग को टारगेट करते गए और जिस वर्ग ने अपनी आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ को कुचलने का काम किया। जिस वर्ग ने पहल की न्याय मांगने के लिए उसको अन्यायी घोषित कर दिया गया, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। ये सब ये देश देख रहा है और 2024 में इस चीज़ का जवाब देने के लिए पूरा देश एक मत के साथ, एक स्वर के साथ खड़ा होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये बात नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से याद रखे। क्यों? क्योंकि ये देश देश के लोगों से बनता है। देश जुमलों से नहीं बनता, देश झूठ बोलने से नहीं बनता, देश नफरत फैलाने से नहीं बनता, देश मोहब्बत बांट। मामला चाहे ईडी का हो, मामला चाहे 370 का हो, अनेकों मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ईडी की अगर आप बात करते हैं, ईडी के प्रमुख को यह सरकार 3 बार से ज़्यादा एक्सटेंशन दे चुकी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। क्या ईडी के इस प्रमुख को हटा दिया जाए? क्या कोई प्रमुख और है ही नहीं जो ईडी के पद को संभाल सकता हो, ईडी के प्रमुख पद को संभाल सकता हो? लेकिन कारण क्या था इस सरकार का कि लगातार उनको एक्सटेंशन देती रही? क्यों? क्योंकि उनको अपनी सत्ता रोके रखने के लिए, सत्ता की चाशनी चाटने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं को टारगेट करना था, तमाम विपक्षी पार्टियों को डराना धमकाना था, इधर से उधर करना था, उधर से इधर करना था। किसी के ऊपर इतना दबाव बना देना, किसी के ऊपर इतना डर बना देना ईडी और सीबीआई का कि लोग मजबूर हो जाएं अपने ही घर को छोड़ने पर, अपनी ही मासमान पार्टी को छोड़ने पर। और इसीलिए उन्होंने ईडी के प्रमुख को 3 से अधिक बार एक्सटेंशन दिया। DY चंद्रचूड़ जी के ऊपर अब एक आखिरी भरोसा बचा हुआ है कि 2024 के पहले तमाम ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनका फायदा सरकार पार्टियों को तोड़ने, इस देश में लोगों को बांटने, लोगों को डराने धमकाने के लिए प्रयोग करती है, उन मामलों को खत्म करने का काम यदि कोई कर सकता है तो DY चंद्रचूड़ जी ही कर सकते हैं। अगर ये मामले पलटे, किसी भी तरीके से ये DY चंद्रचूड़ को भी दबाने में सफल हुए जैसे पिछले जजों को दबाने का काम इन्होंने किया है, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोई पंचायत है, वो है जनता की पंचायत। और जनता की पंचायत का फैसला बहुत ही सशक्त और बहुत ही मजबूत होता है। 2024 में इसका फैसला देश, RSS की छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वो स्पष्ट इस बात को करते हैं कि हर मामले में मोदी जीरो हैं। वो हर मामले में फेल हुए, खासकर अर्थनीति के मामले में तो बुरी तरीके से फेल हुए। और ऐसे फेलियर व्यक्ति को 2024 में खड़ा नहीं होना चाहिए, उसे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। आज विपक्ष के लीडर श्री राहुल गांधी जी सबसे मजबूत अपोजिशन का लीडर बनकर के उभरे हैं और वो नरेंद्र मोदी को हराने में ही सक्षम नहीं है, बहुत बुरी तरीके से हराने में सक्षम है। और इसीलिए ये सरकार ईडी का, सीबीआई का महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर तमाम राज्यों में प्रयोग करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से डरा धमका करके राहुल गांधी की सदस्यता बहाल ना होने दी जाए। जो विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के साथ मिलकर के चलने को तैयार हैं, उनके घर में तोड़फोड़ कर ली जाए ताकि 2024 में राहुल गांधी हमारे रास्ते से हट जाएं और वापस मैं इस देश की कुर्सी पर काबिज हूं और फिर से जो हमने 9 साल देश में नफरत फैलाई, झूठ बोला, हिंसा फैलाई, वो वापस में वो सब काम कर सकूं। लेकिन याद रखना आप इस बात को कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनके परिवार ने इस देश को बचाने के लिए बहुत कुछ त्यागा है। राहुल गांधी भी वही त्यागी पुरुष हैं और इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी को कुछ भी कुर्बान करना पड़ेगा तो वो कुर्बान कर देंगे। लेकिन 2024 के चुनाव को इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए बहुत गंभीरता से लड़ा जाएगा और उसकी पहल